गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। समाजवाद का उदय किस प्रकार से हुआ है और सर्वप्रथम रूस में कैसे क्रांति होती है और साथ साथ यूरोप में समाजवाद का विस्तार कैसे होता है, इस पर हम लोग विस्तृत रूप में इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ इसकी पार्श्वभूमि हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण और सामाजिक संरचना में आए बदलाव, आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में किस प्रकार से प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट व तृतीय स्टेट को अलग अलग अधिकार थे। वही सामाजिक संरचना में कई सारे बदलाव आए और इसके कारण यूरोपियन देशों पर इसके काफ़ी गहरे प्रभाव भी हुए। यूरोप और एशियाई देशों में भी व्यक्तिगत अधिकार और सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर एक बहस छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेराजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को समझा था। मतलब वे भी फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए थे, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इसमें कुछ उदारवादी, कुछ रेडिकल और कुछ रूढ़िवादी लोग थे। ये उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी लोगों की विचारधाराएं क्या थी, इसको हम लोग आगे विस्तृत में देखेंगे। इस प्रकार यूरोप में इस समय मुख्यतः एक सामाजिक परिवर्तन का युग माना जाता है। ये एक पार्श्वभूमि है जो इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के जो प्रमुख एस्पेक्ट है। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या देखने वाले हैं। वैसे यहाँ पर मुख्य 5 बिंदु है और फिर उन 5 बिंदुओं के जो कुछ उपबिंदु है उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो युग मैंने अभी शुरू किया था, सामाजिक परिवर्तन का युग, तो इसमें मुख्यतः हम लोग उदारवादी, रेडिकल व रूढ़िवादी लोग कैसे थे इसके बारे में देखेंगे। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, फिर यूरोप में समाजवाद की स्थापना कैसे होती है और फिर वहाँ के लोग कैसे समाजवाद के लिए अपना समर्थन जुटाते हैं, अनेक संगठन बनाते हैं। इन 4 बिंदुओं को हम लोग सामाजिक परिवर्तन के युग के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा जो मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का, वो है रूसी क्रांति। रूसी साम्राज्य 1914 में किस प्रकार से था, उसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। रूस की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर रूस में किस प्रकार से समाजवादी गतिविधियां शुरू होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। 1905 में किस प्रकार से वहां पर क्रांति होती है और उसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और रूसी साम्राज्य की क्या स्थिति होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो है रूसी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति किस प्रकार से होती है और बाद में अक्टूबर 1917 की क्रांति, जिसे हम लोग मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति के नाम से पहचानते हैं या जाना जाता है, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर क्रांति के बाद में रूस में किस प्रकार से सिविल वार शुरू होता है, गृह युद्ध शुरू होता है। फिर बाद में वहाँ पर समाजवाद की फिर से किस प्रकार से स्थापना होती है। फिर अर्थव्यवस्था और समाज में क्या परिवर्तन आता है। इसी बीच स्टालिन किस प्रकार से प्रवेश करता है और स्टालिनवाद में किस प्रकार से सामूहिकीकरण की प्रक्रिया को कैसे बढ़ावा देता है, उसको हम लोग देखेंगे। और अंत में चौथा, पूरे इस चैप्टर का जो सार है समाजवाद का, तो रूसी क्रांति और सोवियत संघ की जो स्थापना होती है तो उसका वैश्विक प्रभाव, मुख्य रूप से यहाँ समाजवाद का विश्व पर क्या प्रभाव हुए, विश्व को समाजवाद ने क्या दिया और कौन कौन से देशों ने ये प्रेरणा ली और उसके महत्वपूर्ण लाभ क्या हुए, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के प्रमुख बिंदु और उनके उपबिंदु। अब हम देखेंगे पहला बिंदु, सामाजिक परिवर्तन का युग। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो युग है यूरोपियन देशों में मुख्यतः फ्रांसीसी क्रांति के कारण
जो लोग प्रभावित हुए थे, जिसके कारण वहाँ पर नए विचार और नए शासन सत्ता की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे थे, मांग की जा रही थी। और इसी के विचारधारा वाले तीन प्रकार के लोग थे, एक उदारवादी लोग, रेडिकलवादी लोग और रूढ़िवादी लोग, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो इस प्रकार से इन तीनों की विशेषता, तीनों की विचारधाराओं को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उदारवादी विचारधाराओं का क्या कहना था। समाज परिवर्तन के समर्थक, उदारवाद मतलब बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग, लिबरल होके स्वीकृत करना किसी भी नई चीजों को, उसको कहते लिबरलिज्म या उदारवाद। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है इसकी। ये चाहते थे कि सभी धर्मों को, मतलब धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो और सभी को सम्मान मिले। दूसरी इनकी विशेषता जो थी, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। खासतौर पर यूरोपियन देशों में सभी जगह पर लगभग वंश आधारित अनियंत्रित राज सत्ताएं थी, तो उसके ये विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, मतलब किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सरकार को छीनना या उसका उल्लंघन करना या उसके अधिकार लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता की वो लोग बात करते थे, उदारवादी लोग। वे समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पॉइंट है कि उदारवादी लोगों का ये कहना था कि देश में एक ऐसी निर्वाचित सरकार हो जिसमें शासक और अफसरों का प्रभाव नहीं होना चाहिए और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाए उस कानून के अनुसार उस देश का शासन चले। इस प्रकार के विचार इनके थे। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग निर्वाचित सरकार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उदारवादी लोग पूर्ण रूप से लोकतंत्रवादी थे। वैसे ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो पावर है, वो देने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारक को ही मिलना चाहिए, जैसे फ्रांस में था शुरू में, बाद में थोड़े समय के लिए सभी पुरुषों को दिया गया था, लेकिन बाद में उसे भी नेपोलियन ने कम कर दिया। रेडिकल विचारधारा, अब देखेंगे दूसरी विचारधारा रेडिकलवादियों का क्या कहना था। ये रेडिकल मतलब होता है आमूल परिवर्तनवादी, टोटल ये परिवर्तन चाहते थे। यह समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित, मतलब देश की जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करे और वहां की सरकार बने। यह समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इसमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के भी समर्थक थे। प्यारे बच्चों, देखिए, रेडिकलवादी महिला को भी मताधिकार मिलना चाहिए, इसके ये समर्थक थे। ये लोग जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार के भी खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का केंद्रीकरण का विरोध जरूरी करते थे। मतलब निजी संपत्ति रखने के लिए वो अनुमति देना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के पास न हो, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये रेडिकलवादी थे, ये आमूल परिवर्तन चाहते थे। रूढ़िवादी विचारधारा देखिए, रूढ़िवादी समूह रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि रूढ़िवादी और रेडिकलवादी जो एक प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन के पक्ष में थे, लेकिन ये जो माफ कीजिए रेडिकल और उदारवादी लोग जो थे ये पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में थे, लेकिन रूढ़िवादी लोग ये पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। शुरुआती मतलब प्राचीन जो रूढ़िवादी लोग थे, ये लोग तो नए बदलाव स्वीकृत करने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई और विश्व में
अनेक यूरोपियन देशों में जो परिवर्तन शुरू हुए, नई विचारधारा शुरू हुई, नए बदलाव स्वीकृत करने की लोगों में एक चाहत निर्माण हुई थी, इसके कारण अब कुछ रूढ़िवादी लोग भी जरूरत के अनुसार नए बदलाव को स्वीकार के पक्ष में थे। लेकिन वो बदलाव है धीमी गति से होना चाहिए, एकदम पूर्ण रूप से बदलाव नहीं होने चाहिए। इस प्रकार का परिवर्तन इन रूढ़िवादियों में भी आया था। उनका मानना था कि अतीत का हमें सम्मान किया जाए, मतलब जो परंपरा से जो हमारी प्रणालियां है या व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को हमें चालू रखना चाहिए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकरा नहीं जाना चाहिए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये रूढ़िवादी विचारधारा थी, प्राचीन परंपरा, मतलब ये एक प्रकार से राज सत्ताओं को बनाए रखना चाहते थे। हालांकि उसमें कुछ नए विचार, आधुनिक परिवर्तन थोड़ी बहुत मात्रा में स्वीकृत करके पुरानी व्यवस्था को ही ये कायम रखने के समर्थन में थे या पक्ष में थे। तो इस प्रकार से इन तीन ही विचारधाराओं के कारण काफी टकराव हुए और इसी नई राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट किया। प्यारे बच्चों, तो एक नई राजनीतिक धारा वहां पर तैयार हुई विश्व में और एक नई संभावनाओं की तराशने की कोशिश इन विचारों ने की। वो नई संभावनाएं क्या थी उन्हें हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, इस बिंदु में सिंपल यही देखना है कि इस समय यूरोपियन देशों में एक औद्योगिक स्थापना हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के कारण उद्योगों में काम करने वाले समूहों में क्या परिवर्तन आए वो समाज क्या चाहता था और उनकी क्या समस्याएं थी, यही इस बिंदु का सार है। तो ये ऐसा समय था जब शहरों का विकास हो रहा था और वहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहे थे और रेलवे के विस्तार के कारण वहाँ पर औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी और ऐसे उद्योगों में कई सारे औरतें, आदमियों और बच्चों को कारखाने में काम मिला। लेकिन काम के घंटे जो अधिक थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी, इसके कारण बेरोजगारियां भी भारी मात्रा में थी। गांव के लोग शहर में जाकर बसने लगे, जिसके कारण आवास की भी समस्या निर्माण हुई और फिर बहुत ही गर्दी के वाले स्थानों में एक साथ रहने लगे, जिसके कारण साफ सफाई की समस्या भी शहरों में निर्माण हुई। इसी बीच औद्योगिक वस्तुओं की जब मांग में गिरावट आ जाती थी तो उसके कारण फिर लोगों को काम से निकाला जाता था और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती थी। ऐसे समय में ये उदारवादी और रेडिकलवादी जो लोग थे, दोनों खेमा के लोगों ने इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की और वो हल क्या था इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उदारवादी और रेडिकलवादियों ने औद्योगिक मजदूरों को कैसे लामबंद किया। लामबंद मतलब इकट्ठा किया, संगठित किया अपने अपने खेमों में। अपने अपने विचारों से प्रभावित होकर उदारवादियों ने अपना एक गुट बनाया और रेडिकलवादियों ने एक गुट बनाया। वो कैसे बनाया और ये औद्योगिक मजदूर इनके साथ कैसे लामबंद हो गए वो देखेंगे। तो बहुत सारे उदारवादी और रेडिकलवादी जो थे, बहुत सारे लोगों के पास में काफ़ी संपत्ति थी जो व्यापार करके इन्होंने कमाए थे। उनका मानना था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। इस व्यवस्था का मतलब औद्योगिकरण का बहुत अधिक लाभ लिया जा सकता है। वे लोग जन्मजात मिलने वाले अधिकारों के विरोध में भी थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। प्यारे बच्चों देखिए, व्यक्तिगत प्रयास होने चाहिए, श्रम, मेहनत होनी चाहिए और उद्यमशीलता मतलब उद्योगों की स्थापना करके हम लोग विकसित हो सकते हैं और जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। ये इनकी विचारधारा थी। उनकी मान्यता था कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका मिले, मतलब उद्योग स्थापित करने के उन्हें अवसर मिले, तो समाज की तरक्की हो सकती है। इस प्रकार की इनकी विचारधारा है और उसमें जो गरीब लोग हैं या मजदूर लोग हैं उनकी भी तरक्की होगी, ऐसा इनका कहना था। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत में समाज परिवर्तन के इच्छुक कामकाजी ये जो स्त्री पुरुष थे जो उद्योगों में आमतौर पर काम करते थे, ये उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द के लामबंद होने लगे। मतलब उनके विचारों में, उनके संगठन में वो जाने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यही हमारे हिमायती है, यही हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। और इस प्रकार से उदारवादियों ने और रेडिकलवादियों ने इस प्रकार से औद्योगिक समाज को एक प्रकार से लामबंद किया और उसमें परिवर्तन लाया। 1815 में यूरोप में कई सारे राष्ट्रवादी लोग
उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारियों ने राजाओं को हटाकर वहां पर राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे, जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था वो स्थापित करना चाहते थे। और इसमें इटली के राष्ट्रवादी नेता गिसेप्पी मेजोनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ एक साजिश भी रची थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर औद्योगिक समाज में भी एक नया परिवर्तन आया और इसलिए इसको परिवर्तन का युग माना जाता है। और इसी बीच यूरोप में समाजवाद कैसे आया, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद की स्थापना होती है और बाद में उसका विस्तार होता है। वैसे समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला विचारधारा ये समाजवाद था, सोशलिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विचार माना जाता है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन गया और उसकी तरफ बहुत लोग आकर्षित होने लगे। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट इज सोशलिज्म, ये समाजवाद विचारधारा क्या है। तो समाजवादी, वैसे सिंपल इसका अगर मीनिंग हम लोग देखेंगे, समाजवाद का सिंपल मीनिंग ये होता है कि समाजवाद पूंजीवादियों के विरोधी होते हैं, वो निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं, पूंजीपति यानी कि कारखानों के जो मालिक है उनके वो विरोधी होती है। और उनका कहना है क्योंकि पूंजीवाद में व्यक्तिगत लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है, सारा मुनाफा उनको मिलता है और इसीलिए मजदूरों का आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है। इसी के खिलाफ समाजवाद ये कहता है कि अगर पूरे संसाधनों पर, कारखानों पर पूरे समाज का अधिकार हो तो मिलने वाला जो मुनाफा है वहाँ काम करने वाले लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो सही मायने में उनका विकास होगा। यही समाजवाद है। अब इनको थोड़ा विस्तृत रूप में हम लोग देखेंगे। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका कहना था कि निजी स्वामित्व की व्यवस्था ये सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब मजदूरों को कम मजदूरी मिलना या गरीबी, ये जो समस्या है, ये इसका कारण अगर कोई है तो पूंजीवाद। क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, कारखाने के मालिक होते हैं जो कभी कारखाने में काम भी नहीं करते, लेकिन काम करने वाले जो बेचारे मजदूर होते हैं उन्हें बहुत ही कम वेतन, कम मजदूरी देकर और असुरक्षित कार्यस्थलों पर काम करके भारी मुनाफा ये पूंजीपति कमाते हैं। इसलिए इसको सारी समस्याओं की जड़ माना गया। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति होने से दूसरों को रोजगार मिलता है। ये सही है, क्योंकि ये इनके पास संपत्ति है, ये कारखाने स्थापित करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जो भी कारखाने में लाभ मिलते हैं वो सारे उद्योगपतियों को मिलते हैं और बेचारे मजदूरों के बारे में वो सोचते भी नहीं है। उन मुनाफों से कुछ भी राशि उनको नहीं मिलती है। इसलिए संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यही समाजवाद है। उनका कहना था कि कारखाने पर एक व्यक्ति के अधिकार के बजाय अगर पूरे समाज का, वहाँ काम करने वाले सारे अगर मजदूरों का, अगर अधिकारियों का अगर वहाँ पर उनका अधिकार हो कारखाने पर, तो डेफिनेटली उससे सबका, मतलब साझा सामाजिक हित, मतलब काम करने वाले सभी को हम लोग आर्थिक व शारीरिक उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। समाजवाद इसी तरह के बदलाव चाहते थे और आगे उन्होंने इसके लिए कई सारे अभियान भी चलाए, कई सारे संगठन स्थापित किए और लोगों को समाजवाद के तरफ आकर्षित करने के प्रयास किए। कुछ समाजवादियों ने कोऑपरेटिव उद्यम के विचार में भी दिलचस्पी थी। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं इंग्लैंड का, जैसे इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने नया समन्वय के नाम से एक तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया जो कोऑपरेटिव सिद्धांत पर आधारित। मतलब कोऑपरेटिव का मतलब वही है तो सभी लोग आकर एक साथ काम करें और जो भी मुनाफा मिले आपस में बांटे। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से भी सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। समाजवाद का क्या कहना है कि जब तक हम लोग, खास तौर पे जो खेती भी है, इस खेती पर भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि उस खेती का भी सामूहिकीकरण करना चाहिए। आगे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। मतलब उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, सभी किसान वहां मिलकर काम करेंगे और जो भी उत्पादन होगा और जो भी मुनाफा मिलेगा सब में बांट दिया जाएगा। उसको कहते हैं सामूहिक खेती। और ये सामूहिक खेती व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं होगी, इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास होने चाहिए। सरकार ने वो सारी जमीनी लेना चाहिए और सबको बांट देना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा ये समाजवाद की थी।
कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांटते थे। इस पर हमने चर्चा की है। इसी बीच हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, ये समाजवाद आया कैसे, इसके संस्थापक कौन है। वैसे समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। एक्चुअली कार्ल मार्क्स को बाद में थोड़ा परिवर्तन करके फ्रेडरिक एंगल्स ने उसमें समाजवाद को और मजबूत बनाया। तो देखिए उनके क्या तर्क थे, जो अभी हमने चर्चा की वही तर्क है। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, मतलब जो औद्योगिक मतलब उद्योगों के जो मालिक है वो पूंजीवादी है, जिनके पास पैसा है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, कारखाने पर पूरा उनकी मालकी है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो मार्क्स का यह कहना था कि पूंजीपति जो भारी मात्रा में मुनाफा कमा रहे, ये मजदूरों की मेहनत से, मजदूर वहां उत्पादन कर रहे, लेकिन उत्पादकों को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। एक तो कम मजदूरी दी जाती है और मैंने कहा अन्य सुविधाएं भी उनको नहीं दी जाती है। जब पूंजी और बेचारे वो गरीब के गरीब रहते हैं। जब पूंजीपति मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है और इसीलिए इस व्यवस्था का जो अल्टरनेट था वही था समाजवाद, कैपिटलिज्म अपोजिट कम्युनिस्ट या सोशलिज्म। जब पूंजीपति मुनाफे का संचय करते जाएंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है और इसीलिए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। इस प्रकार से संघर्ष करने के लिए भी मार्क्स ये मजदूरों को कह रहा है और मार्क्स का ये कहना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्ति कराने के लिए मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा और जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण होगा। दैट इज द सोशलिज्म, दैट इज द समाजवाद, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का स्वामित्व होगा, अधिकार भी होगा और नियंत्रण भी होगा। उन्होंने इस समाज को आगे नाम दिया साम्यवादी समाज, कम्युनिस्ट सोसाइटी। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले इस संघर्ष में मजदूरों की जीत संभव है, जीत होगी ही और इसीलिए कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। कोई कैपिटलिज्म नहीं होगा, कोई पूंजीवाद नहीं होगा और भविष्य में विश्व में केवल कम्युनिस्ट समाज ही राज करेगा। इस प्रकार का प्रगल्भ विचार इस मार्क्स ने दिया था और इस प्रकार से मार्क्स द्वारा ही यूरोप में ये समाजवाद की स्थापना या समाजवाद का आगमन हुआ था। अब देखेंगे इस समाजवाद का विस्तार करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे और उन्होंने आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए मतलब सभी देशों के समाजवादी संगठनों के बीच में आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन रहे, इसलिए द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी अपने अपने देशों में संगठन बनाए और कार्य स्थितियों में सुधार लाने, जहां वो काम करते थे उनके कार्य स्थिति में सुधार लाने, संकट के समय मजदूरों को आर्थिक मदद के लिए उन्होंने एक कोष स्थापित किया। काम के घंटे कमी कर दिया जाए और सबको मताधिकार मिले, इसके लिए इन मजदूर संगठनों ने आवाज उठाना शुरू किया। तो 4 मांगे उनकी थी। नंबर 1, कार्य स्थितियों में सुधार लाया जाए। साथ ही उन्होंने मजदूर भाइयों को मदद करने के लिए इन्होंने एक आर्थिक कोष की स्थापना भी की। काम के घंटे कम हो और उन्हें मताधिकार भी मिले, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किए और उसके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। जर्मनी में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर मजदूर संगठनों के गहरे संबंध थे। तो जर्मनी में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो चुनाव लड़ती थी, राजनीतिक दल था ये, लेकिन वहाँ पर जितने भी मजदूर यूनियन थे वो मजदूर यूनियन इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे और इसलिए वो चुनाव में उनको मदद भी करते थे। 1905 तक इंग्लैंड में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने मिलकर लेबर पार्टी बना ली। ट्रेड यूनियन मतलब जो व्यापारिक जो यूनियन थी, मतलब जो मजदूरों की जो यूनियन होती थी उनको ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है। तो वो सब मिलकर उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई जो आज भी वहाँ पर है। 1914 तक यूरोप में कहीं पर भी समाजवाद, देखिए इसकी उपलब्धि क्या रही। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि ये जो यूनियन ट्रेड या जो मजदूर संगठन थे या उनके द्वारा स्थापित जो भी राजनीतिक दल भी थे, लेबर पार्टी या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो,
इन पार्टियों ने कई सारे संसदीय चुनाव लड़े और उसमें उन्हें कई सारी जीत मिली, लेकिन इतनी जीत नहीं मिली कि वो अपने बल पर सरकार स्थापित करे। 1914 तक यूरोप में कहीं पर भी समाजवादी सरकार बनने में सफल तो नहीं हुई, लेकिन उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगर सरकारों में रूढ़िवादियों का, उदारवादियों का और रेडिकलों का दबदबा बना रहा। इस प्रकार यूरोप में समाजवाद का आगमन एवं विस्तार हुआ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी एक पॉइंट को हम लोग यहाँ रोकते हैं कि यूरोप में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हुए अलग अलग क्षेत्र में, इसीलिए इसको सामाजिक परिवर्तन का युग कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इस चैप्टर का सोल कहा जाता है, रूसी क्रांति, और उसके अलग अलग चरणों के बारे में हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। इस पर आधारित ये 4 पॉइंट पर 4 प्रश्न है। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादियों से आप क्या समझते हैं, मतलब उनकी विचारधाराएं क्या थी वो लिखना है। औद्योगिकरण प्रक्रिया में समाज में कौन से परिवर्तन आए, यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, उसके क्या विचार थे कार्ल मार्क्स के बारे में, और यूरोप में समाजवाद का विस्तार कैसे हुआ, कैसे लोगों ने, उदारवादियों ने और रेडिकलवादियों ने किस प्रकार से समाजवाद को ये किया, तो इसका हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।